बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकंसाइल करने का क्या मतलब होता है सर? आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन। रिकंसाइल करने का क्या मतलब होता है सर? रिकंसाइल करने का मतलब होता है कंपेयर करना या मैच करना। किस चीज़ को रिकंसाइल करने की बात हो रही है? सर हमारा एक अकाउंट है बैंक में, इसका एक रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है अपने पास। जो रिकॉर्ड बेटा हम अपने पास रखते हैं वो हमारे लिए कहलाता है कैश बुक। सही है, आपको पता है बेटा कैश बुक अगर आपने बनाई हो तो कैश बुक के अंदर 2 कॉलम्स होते हैं नॉर्मली, एक जो है बैंक कॉलम और एक कैश कॉलम। तो हम यहाँ जो रिकंसाइल करने की बात कर रहे हैं बेटा, ये बैंक कॉलम को रिकंसाइल करने की बात कर रहे हैं, कैश कॉलम की हम कोई बात नहीं कर रहे। तो किस चीज़ को रिकंसाइल करने की बात हो रही है? बैंक कॉलम को। हमारा एक अकाउंट है बेटा बैंक में, जिसका एक रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है अपने पास कैश बुक के अंदर बैंक अकाउंट के नाम से, और एक रिकॉर्ड बैंक ने रखा हुआ है अपने पास। जब हम टाइम टू टाइम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हमें क्या दे दें, हमें जो है वो रिकॉर्ड की एक कॉपी दे दें, तो बैंक हमें एक स्टेटमेंट देता है और उसका नाम होता है बैंक स्टेटमेंट। तो करना ये होगा बेटा कि हर महीने हम नॉर्मली एक काम करते हैं कि हम रिकंसाइल करते हैं, कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं? अपने बैंक अकाउंट को, सही है, जो रिकॉर्ड बैंक ने रखा हुआ है उसके साथ, और जो हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है कैश बुक, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो अगर बेटा मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में है 1 मिलियन 10 लाख रुपए, तो बैंक के हिसाब से भी मेरे अकाउंट में कितने होने चाहिए? 10 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन देर में भी ये सिचुएशन बेटा कि जब मेरे हिसाब से मेरा अकाउंट बैलेंस कुछ और है और बैंक के हिसाब से मेरा अकाउंट बैलेंस कुछ और है। जब ऐसा हो कि जब मेरे हिसाब से मेरा अकाउंट बैलेंस कुछ और हो और बैंक बता रहा है सर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, और जब इन दोनों में डिफरेंस आता है तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। तो आई होप आपको समझ में आया कि रिकंसिलिएशन होता क्या है और हम क्यों करते हैं। तो सर रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं? रिकंसिलिएशन जब भी हमें करनी होती है तो हमें 2 काम करने होते हैं। सबसे पहला काम बेटा जो हमें करना होगा, हमने बनाना होगी अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक का सर दूसरा नाम होता है अपडेटेड बैंक अकाउंट। अब ये क्या चीज़ होती है सर, अपडेटेड कैश बुक या अपडेटेड बैंक अकाउंट? सर देखें, होता ये है कि हर महीने हम बैंक से एक स्टेटमेंट मंगवाएँगे, सही? अब वो स्टेटमेंट आप जो है वो ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सही है? ई स्टेटमेंट जिसको आप कहते हैं, और आप बैंक से रिक्वेस्ट करके फिजिकल कॉपी भी मंगवा सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रहे बेटा, जब बैंक से आप प्रिंट आउट मंगवाएंगे, हार्ड कॉपी मंगवाएंगे, तो बैंक वो फ्री में नहीं देता, वो नॉर्मली बैंक उसके चार्जेस लेता है और वही आपकी स्टेटमेंट में डाल के भेज देगा कि भाई इतने चार्जेस हो गए आपके जो आपने प्रिंट लिए। तो कोशिश करा करें स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादातर ई डाउनलोड कर लिया करें, ताकि आपको बैंक को चार्जेस ना देने पड़े। अच्छा, अब ये हो गया बेटा कि हर महीने हमने बैंक से स्टेटमेंट मंगवाई, और बहुत सारे ऐसे ट्रांज़ैक्शंस हैं जो बैंक में हमारे डायरेक्टली हो गए, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं चला। तो जैसे ही हमें पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? हमें बैंक स्टेटमेंट देख के पता लगेगा कि अच्छा ये पैसे भी मेरे अकाउंट से चले गए, अच्छा ये पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। तो जो-जो ट्रांज़ैक्शंस मुझे पता लगता जाएगा बैंक स्टेटमेंट देख के, वो मैं अपने रिकॉर्ड्स में क्या करूँगा बेटा? अपडेट करूँगा। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? अपडेटेड कैश बुक। तो सर अपडेटेड कैश बुक, जिसको अपडेटेड बैंक अकाउंट भी कहते हैं, सर इसमें वो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं जो बैंक ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है हमारे अकाउंट में, लेकिन हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। हमने क्यों नहीं रिकॉर्ड किए सर? हमें इसके बारे में इल्म नहीं था, पता नहीं था। जैसे ही हमें पता लग गया, अब हमारे ऊपर ये बात फ़र्ज़ हो गई कि अब हमने इसको क्या करना है? अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए हम बनाते हैं अपडेटेड कैश बुक या अपडेटेड बैंक अकाउंट। स्टार्ट करेंगे बेटा बैलेंस बीडी से, सही? अगर हमारा बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट है, तो हम बैलेंस बीडी कहाँ लिखेंगे? डेबिट पे, पॉजिटिव बैंक बैलेंस है अगर। और अगर हमारा बैंक बैलेंस हमारे लिए क्रेडिट है, मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो बैलेंस बीडी कहाँ आएगा? क्रेडिट पे आएगा। मैंने और लिखा है, तो दोनों जगहों पे बैलेंस नहीं आ सकता। एक अकाउंट का बैलेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। हमारे हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस जो होता है वो करंट एसेट होता है, तो उसको डेबिट पे लिखते हैं, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पे। ओवरड्राफ्ट आपको पता है? थोड़ा-सा बता दूँ। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा, कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं, हमने उससे ज़्यादा पैसे निकलवा लिए, विथड्रॉ कर लिए। अगर मेरे अकाउंट में बेटा जितना पैसा था, मैंने उससे ज़्यादा पैसा निकलवा लिया, तो अब मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे निकाले वो मेरे नहीं हैं, वो बैंक के हैं। ये पैसा बैंक को मैंने वापस करना है। तो मेरे लिए क्या है बेटा? ये करंट लायबिलिटी। यहाँ पे एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे हिसाब से
मेरा बैंक बैलेंस जो होता है वो होता है पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है। लेकिन अगर मैं कॉल करूँ बैंक को और पूछूँ ये बताओ मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है, तो बोलेंगे सर आपका अकाउंट बैलेंस, वहां से कैशियर बोलेगा सही है कि सर आपका अकाउंट बैलेंस है 1 मिलियन क्रेडिट। क्या कहेगा? 1 मिलियन क्रेडिट। अब ये क्या सीन है भाई, मेरा बैंक बैलेंस मेरे लिए तो एसेट है और वो डेबिट बैलेंस है, लेकिन ये मेरा पैसा है, ये पैसा बैंक का नहीं है। ये किसका पैसा है? हमारा पैसा है। तो हमारे हिसाब से बेटा हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो बैंक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो एसेट है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। सही है, जब भी हम बैंक में जाके खड़े हो जाएं और बोले हमारा पैसा वापस करो, तो बैंक इज लायबल टू रिटर्न दैट मनी टू यू। ओके, तो बेटा याद रखें हमारे हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और बैंक के हिसाब से पॉजिटिव, हमारा जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अगर बैंक कहता है आपका अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, तो ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अब बेटा बात करते हैं, अगर मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्रॉन है। ओवरड्रॉन जो है वो ड्रॉन से निकला है, ड्रॉन का मतलब पैसे निकालना। ओवरड्रॉन का मतलब बेटा जितने पैसे अकाउंट में थे उससे ज्यादा पैसे हमने क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। तो हमारे हिसाब से बेटा बैंक बैलेंस जो है वो लायबिलिटी बन गया, ओवरड्राफ्ट, कि हमने बैंक को पैसे देने हैं। और अगर हमने बैंक को पैसे देने हैं तो बैंक ने हमसे पैसे क्या करने हैं? लेने हैं। तो बैंक आपको बोलेगा सर आपका अकाउंट तो नेगेटिव में हो गया, इसका मतलब आपका अकाउंट डेबिट में चला गया। अगर बैंक बोल दे सर आपका अकाउंट तो डेबिट में है, इसका मतलब ये खुशी की बात नहीं है, ये परेशानी वाली बात है। इसका मतलब भाई बैंक ने हमें पैसे नहीं देने, उल्टा बैंक ने हमसे पैसे लेने, हम बैंक के लिए रिसीवेबल बन गए। अरे बात समझ में? भाई देखें, ऐसी मिसाल ले लें कि भाई हर महीने जो है वो मुझे सैलरी आती है, सही है, स्कूल से। तो अब मुझे जब सैलरी आती है तो मैसेज आता है सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच अमाउंट। तो ये क्या खुशी की बात है या परेशानी वाली बात है? ये तो खुशी वाली बात है कि भाई अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो मुझे मैसेज आएगा सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। सर व्हाट इफ के अगर हमें मैसेज आए, सही, अगर मैंने अपना जो है वो डेबिट कार्ड दे दिया सर, अपनी बेगम को दे दिया, सही है, और जो बेगम है वो जो है वो शॉपिंग कर रही हैं और बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, सही, मिनी हार्ट अटैक आ रहे हैं कि भाई फला ब्रांड पे, सना सफीनास पे इतने का कार्ड जो है वो आपका डेबिट हो गया, फला जगह पे स्टोर पे इतना अकाउंट डेबिट हो गया। तो ये खुशी की बात तो नहीं है, ये तो परेशानी वाली बात है, ये तो मिनी हार्ट अटैक आ रहा है कि भाई आपके अकाउंट में से पैसे जो है वो निकलते जा रहे हैं। तो बेटा उल्टा हिसाब किताब होता है, जब भी हम अपना अकाउंट डेबिट करते हैं तो बैंक हमारा अकाउंट क्या कर रहा होता है? क्रेडिट। और जब भी हम अपना अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो बैंक अपना हमारा अकाउंट क्या करेगा? डेबिट। या अगर बैंक डेबिट करेगा तो हम क्रेडिट पे लिखेंगे, और अगर बैंक क्रेडिट करेगा तो हम डेबिट पे लिखेंगे। तो आई होप आपको ये गेम समझ में आ गई कि भाई ये डेबिट क्रेडिट का क्या चक्कर है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस डेबिट है, और अगर बैंक स्टेटमेंट देखूंगा तो उसमें पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक के लिए वो पैसा लायबिलिटी है। मेरे हिसाब से नेगेटिव बैलेंस जो होता है ओवरड्राफ्ट, वो करंट लायबिलिटी होता है, वो क्रेडिट होता है। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट देखूंगा तो वहां पे डेबिट आ रहा होगा। सही है। अब बेटा मैंने बैंक स्टेटमेंट देखी, जो जो पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं तो मैं उनको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं? ट्रेडर्स क्रेडिट। ट्रेडर्स क्रेडिट का मतलब यूं समझ लें सिंपल वर्ड्स में कि एक ट्रेडर है, उसने हमारे अकाउंट में जो है वो पैसे डलवा दिए। तो ट्रेडर्स क्रेडिट का मतलब अगर पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं तो मैं कहाँ लिखूंगा बेटा? डेबिट साइड पे लिखूंगा। और कहाँ से पैसे आ सकते हैं सर अकाउंट में? देखें, और आ सकते हैं इंटरेस्ट क्रेडिट। अगर बेटा बैंक में मैंने जो है वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाया है, जिसको एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, तो मेरा अकाउंट बैंक में खुला हुआ है और बैंक उस पे मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। सही, वैसे कन्वेंशनल बैंक्स में इस तरीके से पैसा रखना जायज नहीं है, सही, सेविंग्स अकाउंट में। तो ये जो है वो सूद होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सही, लर्निंग में मना नहीं है कि आप जब तक सीखेंगे नहीं तो आपको हलाल और हराम की तमीज नहीं आएगी। तो इंटरेस्ट क्रेडिट क्या है भाई? मैंने अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखवा दिए तो बैंक मुझे हर महीने क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा उससे मेरा अकाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बैंक ने मेरा अकाउंट बेटा क्रेडिट किया होगा इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में, तो मैं अपने अकाउंट को क्या करूंगा? सही, डेबिट कर रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है बेटा? आपको पता है, डेबिट। और राइट हैंड साइड क्या होती है? क्रेडिट। और बेटा और कहाँ से पैसा आ सकता है? डिविडेंड रिसीव। अगर बेटा मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उस पे मुझे प्रॉफिट का जो शेयर मिल रहा है वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। और जब डिविडेंड मिलेगा तो उससे मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? डिविडेंड।
और कहाँ से पैसा आ सकता है बेटा हमारे अकाउंट में? ट्रेड रिसीवेबल। अगर एक कस्टमर हमें पैसे दे रहा है तो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक को डेबिट करेंगे, रेफरेंस में कस्टमर का नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल सही वैसे तो लिखा हुआ होगा, अगर ना लिखा हुआ हो तो फिर हम ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे। और पैसे जा कहाँ सकते हैं बेटा? डायरेक्ट डेबिट। सही, अब डायरेक्ट डेबिट की मिसाल समझे। डायरेक्ट डेबिट की मिसाल ऐसा है भाई कि के इलेक्ट्रिक वालों ने मेरे घर पे बिल भिजवाया, सही है, और मैंने के इलेक्ट्रिक वालों को फोन करके बोला भाई देखो आज के बाद घर पे बिल नहीं आना चाहिए। बोला सर ये क्या मजाक है भाई, ये एआरडी कौन है भाई, ये कोई अब्दुल रहमान डकैत है? सही है, ये क्या है, ये कोई आप बदमाश है? मैंने बोला नहीं भाई मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं तो खुद डॉन ब्रेड खाता हूँ। सही है। तो अब मैंने बोला भाई बराए मेहरबानी जो है वो आज के बाद आप बिल ना भिजवाइए। तो सर भाई आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, पैसे नहीं देंगे क्या? नहीं भाई मैं पैसे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इनको बोला यार देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ये आप भेज दिया करें मेरे बैंक में। मैंने के इलेक्ट्रिक को ऑथराइज कर दिया कि हर महीने का जो बिल है ये भेजेंगे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, सही, और ये जो है वो बैंक में जाएगा, और बैंक, मैंने के इलेक्ट्रिक को ऑथराइज कर दिया कि हर महीने आप मेरे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसे ले सकते हैं, आपको बिल घर पे भिजवाने की जरूरत नहीं है। तो जब इस महीने मैंने बैंक स्टेटमेंट देखी तो पता चला सर इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मेरा पे हो गया क्योंकि मैंने इनको ऑथराइज किया था। इस महीने गैस का बिल भी पे हो गया, एसएसजीसी, स्विस सदर्न गैस कंपनी। इस महीने वाटर बोर्ड का जो है वो पेमेंट भी हो चुकी है। तो ये क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट डेबिट्स कहलाएंगे। सर तो देखो बैंक मेरा अकाउंट क्या कर रहा है? डेबिट। तो मैं अपने अकाउंट को क्या करूंगा बेटा? क्रेडिट करूंगा। डायरेक्ट डेबिट समझ में आ रहा है? डायरेक्ट डेबिट से मिलती जुलती एक चीज है बेटा, उसका नाम है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर समझते हैं क्या होता है सर? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बाइक पसंद आ गई, सही है, बीएमडब्ल्यू। अब बीएमडब्ल्यू की जो है वो जर्मन बाइक, और वो जो है वो मिल रही है फॉर एग्जांपल जो है वो 50 लाख रुपए की, सही है। अब खैर इससे महंगी महंगी भी आती है, 1-1 करोड़ रुपए की भी। तो अब 50 लाख रुपए जो है वो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं भाई? अब मुझे बाइक तो लेनी है, सही, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने बाइक ले ली इंस्टॉलमेंट पे, सही है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं यार, 50 लाख रुपए ना हर महीने जो है वो 5 लाख की इंस्टॉलमेंट पे आप मुझे दे दें। उन्होंने बोला हम इंटरेस्ट फ्री आपको दे रहे हैं क्योंकि आप 10 महीने में पे ऑफ कर रहे हैं, वैसे ही भाई 50 लाख की बाइक है, बिक नहीं रही, तो उन्होंने मुझे दे दी भाई इंस्टॉलमेंट, सही। बोला हर महीने हम आपसे कितना लेंगे भाई? पैसे लेंगे 5 लाख रुपए, सही है। अब मैं बाइक लेके आ गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, सही है। 1 महीना गुजरा, जो है ना वो बंदा आ गया रिकवरी वाला। बोला भाई एआरडी आप ही हैं? बोला हाँ भाई मैं ही हूँ, सही, इस नाचीज को एआरडी कहते हैं। तो बोला भाई शराफत से 5 लाख रुपए दे दो। मैंने बोला यार देखो आज तो तुम इधर आ गए हो, सही है ना, मेरे घर पे, लेकिन आज के बाद तुम मुझे नजर ना हो यहाँ पे। बोला भाई ये क्या बदमाशी है सर, आपने किस्तों पे बाइक ली, आप माशाल्लाह मौलवी आदमी लग रहे हैं देखने में, तो सही है नहीं, वो अलग बात है। तो सर आप मौलवी आदमी लग रहे हैं, तो आप ये क्या बदमाशी कर रहे हैं? सही है, बाइक लिए पैसे नहीं देंगे? मैंने बोला नहीं भाई मैं पैसे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप पैसे लेने के लिए भाई आप तकलीफ ना करें, सही। तो फिर बोला कैसे पैसे आएंगे? मैंने उनको बोला भाई देखो मैंने बैंक को एक ऑर्डर दे दिया है, और वो क्या कहलाता है? स्टैंडिंग ऑर्डर। और ये ऑर्डर स्टैंड रहेगा कब तक? 10 महीने तक। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि हर महीने मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल के कहाँ दे दिए जाएं? बीएमडब्ल्यू का जो डीलर है उसके अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो ये क्या कहलाएगा? स्टैंडिंग ऑर्डर, सही है। थोड़ी देर बाद उसको मैसेज भी आ गया, सही है, उसके सेठ की तरफ से कि भाई वो जो पैसे हैं सर एआरडी के वो आ गए अकाउंट में, तो आप बराए मेहरबानी वापस आ जाओ, सही। तो मैंने बोला भाई आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हुए ना आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, सही है। तो ये कहलाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर कि हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे और किसी और पार्टी को मिलेंगे। सर तो ये डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या फर्क है? सही है, ये तो काफी मिलती जुलती चीजें लग रही हैं, बिल्कुल मिलती जुलती चीजें, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। डायरेक्ट डेबिट में बेटा हम बैंक को नहीं कह रहे कि जो, सॉरी हाँ, डायरेक्ट डेबिट में हम बैंक को नहीं कह रहे, हमने एक बार ऑथराइज कर दिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, गैस कंपनी को, वो बैंक को कह रहे हैं कि भाई हमें एआरडी के अकाउंट से पैसे दो, हमने उनको ऑथराइज कर दिया। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर में हम कह रहे हैं बैंक को कि भाई हमारे अकाउंट में से फला पार्टी को पैसे दो क्योंकि हमने बाइक इंस्टॉलमेंट पे लिए, उसकी पेमेंट्स दो, सही है। तो ये फर्क है एक तो कि भाई ट्रांजैक्शन इनिशिएट कौन कर रहा है? डायरेक्ट डेबिट में बेटा वो पार्टी इनिशिएट कर रही है क्योंकि हमने उनको ऑथराइज कर दिया, और स्टैंडिंग ऑर्डर में हम जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा और डिफरेंस भी है। डायरेक्ट डेबिट में बेटा पार्टी हर बार अलग अलग हो सकती है, कभी गैस कंपनी, कभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कभी वाटर कंपनी, कभी कभी कोई और कंपनी, सही है।
तो वो एक जो है ना वो जोक याद आ गया, बता देता हूँ कि भाई एक शख्स कहता है कि भाई, शायद आपने सुना होगा, सही है ना, कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ। बॉस को कहता है बहुत सारी कंपनियां मेरे पीछे हैं, सही है। तो वो बॉस कहता है भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनियां तेरे पीछे पड़ गई हैं, सही है, कि मैं तेरे पैसे बढ़ाऊं। मतलब वो ये कह रहा था कि बहुत सारे कंपटीटर जो है वो आपके मेरे पीछे हैं मुझे हायर करने के लिए। तो कहता है भाई बताओ कौन सी कंपनी है। वो कह रहा है भाई वाटर कंपनी मेरे पीछे पड़ी हुई है, बिल भरो, गैस कंपनी, ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं भाई, मराए मेहरबानी इसे सैलरी बढ़ा दे। तो उसके चौड़े खत्म हो गए, सही है। तो ये हो गया आपका भाई डायरेक्ट डेबिट। तो डायरेक्ट डेबिट में क्या होता है बेटा, हर महीने पार्टी डिफरेंट हो सकती है हर बार, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर में हर बार पार्टी क्या होगी, सेम होगी, हम सेम पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। डायरेक्ट डेबिट में जो पेमेंट्स होंगी बेटा, वो अमाउंट जो है वो अलग अलग होगा। गैस का बिल कभी ज्यादा आएगा, कभी कम, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कुछ और आएगा, तो अमाउंट चेंज होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर में बेटा हर महीने क्या होता है, सेम अमाउंट होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर में डेट भी सेम होती है, हर महीने खास डेट को हमने पैसे देना है। और डायरेक्ट डेबिट में डेट्स भी क्या होती रहती हैं, डिफरेंट होती रहती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है बेटा, स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट दोनों में हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। और बेटा पैसे कहाँ जा सकते हैं, हम बैंक स्टेटमेंट को देख रहे हैं, और अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए हम अपनी कैश बुक को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। कैश बुक में बेटा सिर्फ हम बैंक कॉलम को अपडेट करते हैं, कैश कॉलम से अब हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हम सारी डीलिंग करेंगे किसमें, बैंक कॉलम। और बेटा बैंक हमसे चार्जेस लेता है। बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, फलाना ढिमाका। तो बैंक सवाब की नीयत से नहीं लेता कि भाई मेरा अजर बढ़े, मेरी नेकियां बढ़े। बैंक जो है वो उसके चार्जेस लेता है। जब बैंक हमसे चार्जेस लेगा तो बैंक हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक चार्जेस डेबिट जो कि एक्सपेंस है, और बैंक क्रेडिट, बैंक को कम करेंगे। और बेटा पैसे कहाँ जा सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज, सही है। इंटरेस्ट डेबिटेड या इंटरेस्ट चार्ज, मैंने अगर बैंक से लोन लिया है या ओवरड्राफ्ट लिया है, सही, तो अब मैंने बैंक को इंटरेस्ट देना है। तो जब बैंक मेरे अकाउंट में से इंटरेस्ट काट लेगा तो मेरा बैंक कम हो जाएगा, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और पैसे कहाँ जा सकते हैं सर, डिसऑनर्ड चेक, सही। डिसऑनर्ड चेक क्या होता है बेटा, एक कस्टमर ने मुझे चेक दिया तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, बैंक डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। मैं खुश हो गया भाई, पैसे आ गए, बैंक को बढ़ा दिया और कस्टमर को क्या कर दिया, कम कर दिया, सही है। 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मुझे पता चला, सही है, जब मैं बैंक गया कि सर वो जो आपने चेक दिया था वो क्या हुआ, ऑनर नहीं हुआ, सही है ना, हम उसको इज्जत नहीं दे रहे, सही। आपने जो चेक दिया था कस्टमर का वो ऑनर नहीं हुआ। मतलब हमारा बैंक ये कह रहा है हम इज्जत नहीं दे रहे वाला मसला नहीं है, वो जिस बैंक का चेक उसने दिया था उसका बैंक इज्जत नहीं दे रहा। किसका चेक, कस्टमर का। कस्टमर का जो बैंक है वो उस कस्टमर को इज्जत नहीं दे रहा, या उसके चेक को इज्जत नहीं दे रहा, ऑनर नहीं दे रहा। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, डिसऑनर्ड चेक। क्यों ऑनर नहीं दे रहा बेटा, उसके मल्टीपल रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो आपके जहन में आ गया होगा, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। अकाउंट में 100 रुपए पड़े हुए, चेक दे दिया उसने 1000 रुपए का या लाख रुपए का, तो वो चेक कैश नहीं होगा, वो डिसऑनर हो जाएगा, जिसको देसी जबान में बाउंस चेक भी कहते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी भी बाउंस चेक वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर सही यूज नहीं करता, एग्जामिनर यूज करता है डिसऑनर्ड या अनपेड चेक। डिसऑनर्ड चेक क्या होगा बेटा, जब पैसे आए थे तो मैंने क्या एंट्री बनाई थी, बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट। अब चूंकि वो पैसे आए नहीं तो मैं वो एंट्री रिवर्स कर दूंगा बेटा। जिस बैंक को मैंने बढ़ा दिया था उस बैंक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। जिस बैंक को बेटा बढ़ा दिया था उस बैंक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। और जिस हमने कस्टमर को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, उस कस्टमर को दोबारा बढ़ा देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, कस्टमर डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा डिसऑनर्ड चेक, सही है जी। तो डिसऑनर्ड चेक में हम एंट्री ये बनाएंगे कि कस्टमर को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट। कस्टमर का नाम यहाँ मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जो ऑपोजिट एंट्री है वो कस्टमर अकाउंट में बनेगी, और डिसऑनर्ड लिखना भी जरूरी। बेटा अब आप देखें, इसको हम बैलेंस करेंगे। जो बिगर साइड है अगर वो डेबिट है तो फिर शॉर्ट साइड कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट पे। अगर बिगर साइड डेबिट है तो वो पॉजिटिव बैंक बैलेंस है, सही है। और अगर बिगर साइड होती क्रेडिट तो फिर जो होता है वो बैलेंस सीडी इधर आ जाता। अगर बैलेंस सीडी बेटा डेबिट पे आ जाएगा तो ये बैलेंस बीडी बन के कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट पे। और अगर ये वाला बैलेंस सीडी है, ये नॉर्मल बैलेंस है, कैसे पता चला, अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पे आ जाता है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर क्रेडिट पे आता है तो वो ओवरड्राफ्ट। तो मैंने और लिखा है कि एक अकाउंट में बेटा एक ही जो है वो साइड पे बैलेंस आएगा, या डेबिट पे आएगा या तो क्रेडिट पे आएगा, सही है। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा अपडेटेड कैश बुक। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट लेसन है इसमें हम पढ़ेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है और उसको हम क्यों बनाते हैं।